हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो बात करेंगे वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर की साइंस एंड टेक में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें अगले चैप्टर की बात करेंगे, वो है इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है ये कैसे इवॉल्व करी और क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। अगर मैं आपको मोबाइल के वर्ड का मतलब बताऊं, व्हाट इज मोबाइल। देखिए, मोबाइल का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी मूव, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो मूव कर सकती है, चल सकती है, हिल सकती है, उसको हम बोलते हैं मोबाइल। जैसे प्लांट्स आर नॉट मोबाइल बट एनिमल्स आर। तो जो एनिमल्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम मोबाइल हैं, ह्यूमंस मोबाइल है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वहीं एनिमल क्या होता है, एक ही प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो एक ही स्थान पर खड़े होते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि मोबाइल का नाम कैसे आया, मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है। देखो, पहले आपने देखा होगा जो टेलीफोन होते थे वो वायर टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। यानी आपने देखा होगा बड़े बड़े टेलीफोन के सेट होते थे, वो वायर के थ्रू जो है काम करते थे और वायर लगे रहते थे उसमें। तो एक जगह पे ही वो फोन रहता था। फिर उसके बाद वो वायर को आप ज़्यादा दूर लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो उसमें वायर अटैच था। लेकिन आज के जो मोबाइल हैं, फॉर एग्जांपल दिस, ये मोबाइल फ़ोन है एक, इसमें कोई वायर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लैपटॉप देखिए, उसको आप मूव कर लेते हो अगर उसमें क्या हो। तो अगर हम खास मोबाइल की ही बात करें तो आज अब मोबाइल को क्या आप नेटवर्क पाने के लिए किसी तार से कनेक्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मोबाइल का नाम इसलिए पड़ा गया क्योंकि जो टेलीफ़ोन जो डिवाइस बने, जो अलग यानी माइक्रोवेव्स के ऊपर या किसी भी तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन पे काम करने के लिए जो डिवाइस बने, उनका नाम मोबाइल इसीलिए रखा गया मोबाइल फ़ोन, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह आप कैरी कर सकते थे। तो यही हमें समझना है कि मोबाइल फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, विकास आया, पहले हमारे पास क्या था और आज हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन मतलब पहली पीढ़ी। जैसे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, आपने देखा होगा नेटवर्क की भी जनरेशन्स होती है। तो अब जैसे 5G का ज़माना है, इससे पहले 4G था, फिर 3G था, 2G था, 1G था। तो एक-एक जनरेशन जो है मोबाइल में जो है आगे जो है बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन से हम क्या समझते हैं, पहले इसको देखते हैं। The first generation of cellular systems was introduced in the late 1970s. It was based on AMPS technology. तो जो पहली जनरेशन के मोबाइल फ़ोन थे, वो सेलुलर सिस्टम की पहली पीढ़ी 1970 के दशक के अंत में, यानी 1970s के लास्ट में आई, अंत में पेश किया गया और यह AMPS प्रौद्योगिकी पर आधारित था। AMPS टेक्नोलॉजी के ऊपर ये आधारित था। दिस जनरेशन ऑफ वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी यूज्ड एनालॉग ट्रांसमिशन। तो ये वायरलेस थे। यह पीढ़ी के जो वायरलेस टेलीफोन प्रौद्योगिकी संचार के लिए एनालॉग ट्रांसमिशन का उपयोग किया करते थे एंड कुड ओनली बी यूज्ड टू मेक फोन कॉल्स। और केवल इनका जो है इस्तेमाल, तो आपने देखा होगा बड़ा से एक डब्बा सा फ़ोन आता था जिसके आगे एक एंटीना लगा रहता था। तो इनका केवल जो है इस्तेमाल जो है फ़ोन कॉल करने के लिए ही के उपयोग में ही किया जा सकता था। और आज का जो मोबाइल है वो बहुत एडवांस है। उसमें आप वीडियो बना लेते हो, उसमें आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, उसमें आप फ़ोटो देख सकते हो, फ़ोटो भेज सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, मोबाइल देखो टेक्स्टिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर हैं आज के मोबाइल फ़ोन में। लेकिन 1900 दशक के समय जो मोबाइल फ़ोन आया था, वह सेवल वह केवल किस लिए था? कॉल करने के लिए। किस लिए? सिर्फ़ कॉल करने के लिए था, ठीक? तो ये फर्स्ट जनरेशन का हमारा मोबाइल फ़ोन था। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन, ये कब आया और क्या इसके पीछे था? तो जो सेकंड जनरेशन फ़ोन था, ये जिसको बोलते हैं द्वितीय पीढ़ी, द सेकंड जनरेशन और 2G वाज़ फर्स्ट डेवलप्ड इन द लेट ऑफ 90s 80s। तो ये काफ़ी लंबे समय तक रहा है सेकंड जनरेशन, 90s 80s में ये डेवलप हो गया। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी का या 2G का विकास पहली बार 1980 के दशक के अंत में किया गया था। द मेन 2G मोबाइल फोन स्टैंडर्ड्स वर GSM, CDMA एंड TDMA। तो अब ये क्या थे? ये इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग थे, तो ये इसी के ऊपर कार्य करते थे, इन प्रणालियों के ऊपर। तो मुख्य 2G मोबाइल फोन टेलीफोनिक मानक क्या था? GSM था, CDMA था और TDMA थे।
These allowed for the introduction of digital data services such as SMS and email replacing analog form. तो अब इनके माध्यम से डिजिटल डेटा सर्विसेज, तो जो डिजिटल डेटा ट्रांसफर होता है वो ये जो मोबाइल फोन है हमें प्रदान करने लगे। तो मोबाइल फोन में जब डिजिटल डेटा सर्विसेज मिलने लगी तो इसका मतलब क्या है, एसएमएस हो गया, ईमेल हो गया, इन सब का जो है हम क्या करते थे, इस्तेमाल कर सकते थे, भेज सकते थे। जब इंटरनेट डिस्कवर हुआ तो ईमेल का इस्तेमाल करने लगे, रिप्लेसिंग एनालॉग फोन्स। तो इन्होंने एनालॉग फोन्स को बदल दिया, पूर्णतः से इन्होंने एनालॉग फोन को बदल दिया। The new system provided better quality and higher capacity at a lower cost to consumers as the digital communication allow the spectrum to be used more efficiently, reducing the amount of bandwidth required the data transmission। तो ये जो नए सिस्टम थे इन्होंने उपभोक्ताओं के लिए कम लागत पर बेहतर गुणवत्ता और अधिक क्षमता प्रदान करता था। तो यानी इसमें कम लागत थी और उस लागत के ऊपर क्या मिलती थी, बेहतर गुणवत्ता मिलती थी और अधिक क्षमता प्रदान करता था, क्योंकि ये डिजिटल संचार ने स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम होता है ना, स्पेक्ट्रम जो होता है ये वेव्स होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उन वेव्स में किन किन बैंडविड्थ पे ये काम करते हैं, किन किन फ्रीक्वेंसी पे ये काम करते हैं, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे डेटा संरचना की आवश्यक बैंडविड्थ की मात्रा कम हो गई थी। ठीक, तो ये हमारे 2G फोन्स थे। अब बात करते हैं 3G फोन की। 3G networks have been in vogue since the last decade and are in use even when 4G has made crossword in modern communication channel। जो 3G नेटवर्क पिछले दशक से चलने का फैशन रहे हैं और यह तब भी उपयोग में है जब 4G का आधुनिक संचार चलन में अपनी राह बनाई है। तो अब देखिए, अब 3G का उपयोग इतना नहीं है। अब जो यूज कर रहे हैं वो 4G और 5G का उपयोग कर रहे हैं। अब 3G बहुत कम देखने के लिए मिलेगा आपको। जो अब जो 3G है उसको रिप्लेस करा 4G ने, अब 4G को रिप्लेस करा जा रहा है 5G के द्वारा। 4G ने आधुनिक संचार चैनलों में अपनी राह बनाई है। 3G revolutionized mobile connectivity and capabilities of cell phones as it is much faster than its predecessors and transmit greater amount of data। तो 3G ने मोबाइल कनेक्टिविटी और सेल फोन की जो क्षमताओं को क्रांतिकारी बनाया, यानी इतनी जल्दी से इनको इन्होंने बदला, 3G ने या बदला, क्योंकि इसने क्या करा, ये अपने जो 1G 2G से थे ये उससे बहुत तेज था और इसमें अधिक मात्रा का डेटा संचारित करता था। तो देखिए आपने 2017 या 16 से पहले 4G, तब 16 में ही 2016 में 4G आया था, तो उससे पहले आप देखेंगे 3G फोन थे। तो उससे पहले भी लोग यूट्यूब देखा करते थे और जो दूसरी तरीके के सोशल नेटवर्किंग है उनका उपयोग करते थे, मोबाइल जो है इस्तेमाल करते थे, ईमेल इस्तेमाल करते थे, फाइल ट्रांसफर किया करते थे। तो 3G ने काफ़ी हद तक चीज़ों को जो है बदला 2G के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया। With its high data transmission rate, 3G provides multimedia entertainment such as video transmission। तो उच्च डेटा संचारण के दर के साथ, यानी मान लो अब इसमें क्या है, इसमें हाई स्पीड है। हाई स्पीड की वजह से क्या होने लगा कि अब जो है डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा होने लगा, डेटा आपको ज़्यादा मिलने लगा। तो ज़्यादा डेटा मिलने लगा और ज़्यादा गति से पहुंचने लगा, बहुत जल्दी जो है डेटा पहुंच जाता था। आप कोई मोबाइल में कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो तुरंत डाउनलोड होती थी, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो तुरंत डाउनलोड होती थी, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हो आप देख पा रहे थे। तो जो डेटा है वो काफ़ी तेज़ी से ट्रांसमिशन था। तो अपने उच्च डेटा संरचना दर के साथ 3G मल्टीमीडिया मनोरंजन जैसे वीडियो संरक्षण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल टीवी और स्थान आधारित सेवाओं जैसे इंफोटेनमेंट प्रदान करता था। With its high data transmission rate, 3G provide multimedia। मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है, वीडियो हो गया, आपके फोटोज हो गए, ऑडियो हो गया, वीडियो कॉल्स हो गए, ये सब सच एज वीडियो ट्रांसमिशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है वीडियो कॉल आप कर सकते थे, क्योंकि डेटा जो है बहुत जो है फास्ट था, तो रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। इंफोटेनमेंट लाइक मोबाइल टीवी। अब फुट एंटरटेनमेंट के लिए देखो मोबाइल टीवी के तौर पे लोकेशन बेस्ड सर्विसेज मिलने लगी।
इट ऑपरेट्स ऑन वायरलेस इंटरफेस लाइक जीएसएम, सीडीएमए एंड टीडीएमए। तो यह किस पे काम करता था? वायरलेस इंटरफेस जैसे कि जीएसएम हो गया, सीडीएमए हो गया और टीडीएमए पर काम करता था। हाई स्पीड डाउनलोड लिंक पैकेट एक्सेस और HSDPA 3.5G is an enhanced third generation mobile telephone protocol using packet based data services। तो जो हाई स्पीड डाउन डाउन लिंक पेमेंट एक्सेस था, यानी जिसको हम 3.5G बोला करते थे, ये उन्नत तीसरी मोबाइल यानी 3G का ये एडवांस वर्जन था और ये पैकेट बेस्ड सर्विसेज पे काम करता था। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, चौथी पीढ़ी की। 4G has resulted in better latency, less buffering, better voice and better streaming quality। तो आपने अभी तक इसका इस्तेमाल किया होगा। अगर जिनके पास 5G नहीं है तो वो 4G फ़ोन चला रहे, तो आपने देखा होगा कि ये काफ़ी अच्छा काम करता है। 4G ने बेहतर लेटेंसी यानी कम बफरिंग, बेहतर आवाज़ और स्ट्रीमिंग गुणवत्ता से सुधार किया है। तो जो स्ट्रीमिंग क्वालिटी है वो बढ़ गई, बफरिंग क्वालिटी कम हो गई, आवाज़ जो आती थी वो बहुत एचडी लिखा था ना, एचडी कॉल्स, तो यानी आवाज़ में गुणवत्ता बढ़ गई। विद डेटा रेट अप टू 100 Mbps, तो यानी 100 Mbps प्रति सेकंड की स्पीड से जो है डेटा ट्रांसफर होता है। 4G support user services like IP telephony, ultra broadband internet access, high-end gaming services, high definition टेलीविजन यानी HD TV जो है आप 4G पे देख पाते हो, स्ट्रीम्ड मल्टीमीडिया, सोफिस्टिकेटेड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, 3 डायमेंशन अन होलोग्राफिक गेमिंग एक्सेट्रा। तो डेटा दरों के साथ 100 Mbps तक इसने डेटा की स्पीड पहुंचाई और 4G उपयोगकर्ता सेवाओं का समर्थन करता है, जैसे कि IP टेलीफोनी हो गया, अत्यधिक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना हो गया, उच्च अंत गेमिंग सेवाएं हो गई, उच्च परिभाषा टेलीविजन हो गया, स्ट्रीम्ड मल्टीमीडिया हो गया, सोफिस्टिकेटेड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गए, 3 आयामी यानी 3 डायमेंशनल और या फिर होलोग्राम टेक्नोलॉजी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 4G की मदद से आसान हो गई और अब ये जो चीज़ें जो है की जा रही हैं। अब आपने देखा होगा 4G के आगे VOLTE लिखा रहता है और LTE लिखा रहता है। इनका मतलब क्या होता है? LT का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का मतलब क्या है? LTE is stand for Wireless Broadband Communication for Mobile Devices and Data Terminals। तो LTE एक मानक है जो वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार के लिए मोबाइल उपकरणों को और डेटा टर्मिनल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It refer to a standard for smooth and efficient transmission toward more advanced cutting edge technology to increase the capacity of speed of wireless data network। यह एक मानक को संदर्भ देता है जो सुचारू और कौशल संक्रमण के लिए अधिक उन्नत कटिंग एज टेक्नोलॉजी तकनीकों को और बढ़ाता है और वायरलेस डेटा नेटवर्क की क्षमता और गति बढ़ा सकते हैं। तो यानी आपने देखा होगा जो LTE लिखा रहता है, LTE का मतलब लिखा रहता है वो हाई टेक्नोलॉजी के लिए जो है ये काम करता है। तो अब आपको देखा है कि अब इतना ज़्यादा जो है काफ़ी हद तक चीज़ों में बदल गया है, अब डेटा जो है बहुत फास्ट तरीके से काम करता है। LTE is the next generation network beyond 3G with the capacity to support high demand of connectivity from new consumers devices। 4G is an LTE। तो LTE जो है अब ये जो 3G था उसकी अगली पीढ़ी का नेटवर्क है जिसमें नए उपभोक्ता उपकरणों को कनेक्टिविटी उच्च मांग का समर्थन करने की क्षमता है। तो जो 4G है वो LTE पे काम कर रहा है, वहीं जो 3G था वो GSM और CDMA इन सब पे TDMA पे काम करता था। अब 4G LTE टेक्नोलॉजी पे काम करता है क्योंकि अब जो है उपभोक्ता हैं उनका जो है ज़्यादा उन्हें स्पीड चाहिए, ज़्यादा डेटा चाहिए, तो इसीलिए 4G जो है LTE टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इट इज़ वॉइस कॉल्स ओवर 4G LTE नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन की बात करें तो यह 4G LTE नेटवर्क पे वॉइस कॉल होते हैं। थ्रू LTE इज़ वन ऑफ अवेलेबल टू सफ़र द वेब, यानी आप वेब यानी इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ डेटा, तो अगर आप नेटवर्क करेंगे तो आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, डेटा यूज़ कर सकते हैं तो आप इंटरनेट कर सकते हैं। अब होता है VOLTE, तो ये होता है VOLTE का मतलब होता है वॉइस एंड डेटा ओवर द नेटवर्क, यानी इसका अर्थ है कि आप वॉइस और डेटा दोनों भेज सकते हो नेटवर्क में। तो VOLTE और LTE तो आपने देखा होगा
अब जो है इंटरनेट पे ये जो साइन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा रहता है VOLTE, तो वॉइस ओवर द नेटवर्क, ठीक है, और डेटा। तो आप समझ गए। अब आता है 5G। 5G टेक्नोलॉजी इज द लार्जेस्ट ऑफ वायरलेस। तो जो 5G टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी वायरलेस संचारण की नीतम पीढ़ी है। It is expected to provide internet connections that are least 40 times faster than 4G LTE long term evolution। तो 5G का मतलब क्या है कि जो 5G टेक्नोलॉजी है, राइट, तो ये क्या कर रही है, ये 40 गुना तेज है 4G से। यानी 4G जो अपने आप में तेज थी उससे भी 40 गुना तेज है 5G। अब 6G आ जाएगा कुछ समय बाद। तो इस तरीके से हम जो है टेक्नोलॉजी में और एडवांस होते जा रहे हैं और इम्प्रूव करते जा रहे हैं। अ, अब यह उम्मीद की जाती है इंटरनेट कनेक्शन को प्रदान करेगा जो कम से कम 40 गुना तेज होंगे। तो अब ये आ चुका है, 5G आ चुका है, तो जाहिर सी बात है अब ये 40 गुना तेज है। इट ऑफर एन एक्सट्रीमली लो लेटेंसी रेट। तो लेटेंसी रेट का मतलब होता है डिले होना, बफरिंग होना। तो लेटेंसी रेट जो दर है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, प्रदान करता है, अर्थात जानकारी भेजने और प्राप्त करने के बीच की देरी बहुत कम हो जाएगी। 4G के लिए 200 मिली सेकेंड से हम 1 मिली सेकेंड पर जाते हैं 5G के साथ। तो 200 मिली सेकेंड से 1 मिली सेकेंड हो जाएगी, यानी इतना कम हो जाएगा 5G के साथ। तो जो ये मिली सेकेंड तो आपको दिख भी नहीं रहा है, लेकिन ये 200 मिली सेकेंड से भी 1 मिली सेकेंड चला जाएगा। तो समझिए कितना फास्ट नेटवर्क होगा या है हमारा 5G अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। 5G technologies includes the millimeter waves technologies, small cells, massive multiple input, multiple output, MIMOM, and full duplex software defined networking SDN and beamforming। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म है, एक एक करके समझ लेते हैं। जो 5G या फिर हम बात करें जो टेक्नोलॉजी है प्रौद्योगिकी की में मिलीमीटर तरंग जो है प्रौद्योगिकी जो है मिलीमीटर वेव्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। छोटे सेल, विशाल बहु इनपुट और बहु आउटपुट डिवाइस, यानी आप बात करें मल्टी मैसिव जो है इनपुट डिवाइसेस और मल्टीपल आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। पूर्ण डुप्लेक्स सॉफ्टवेयर निर्धारित नेटवर्किंग और बीम फॉर्मिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब मिलीमीटर वेव्स क्या है, पहले हम ये समझते हैं मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी क्या है। Millimeter waves are broadcast at frequency between 30 gigahertz to 300 gigahertz। तो अब जो ये मिलीमीटर वेव्स हैं, ये 300 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में काम करते हैं, एज कंपेयर टू द बैंड बिलो 6G यूज्ड फॉर 4G LTE। तो अगर हम बात करें आवृत्तियों पे किया जाता है, जबकि 6G में से नीचे के बैंड 4G LTE के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इससे नीचे के बैंड जो है वो 4G LG के जो है LTE के उपयोग में की लिए जाते हैं। द न्यू 5G टेक्नोलॉजी विल बी एबल टू ट्रांसमिट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ओनली अ फ्यू ब्लॉक एट टाइम। तो बिल्कुल सही बात है। अब हमें ये देखने के लिए भी मिल रहा है कि जो नया 5G नेटवर्क आया है तो ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसमिटिंग करता है और सक्षम है काफ़ी डेटा को ये एक समय में भेज पाए। Small cells are low powered portable base station that can be placed throughout cities। तो जो small cells वे कम शक्तिशाली पोर्टेबल बेस स्टेशन है जो शहरों भर में रखे जा सकते हैं। कैरीज कैन इंस्टॉल मैनी स्मॉल सेल्स टू फॉर्म अ डेंस मल्टी फेसेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्मॉल सेल को क्या है कि ये आप एक साथ लगा के इसका जो है नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसके जो कैरियर्स को कई छोटे सेल्स को इंस्टॉल करके एक डेंस घना बहुमुखी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिससे नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ है, जो नेटवर्क की पकड़ है वो मजबूत रहेगी। चलिए, with massive multimedia input or multiple output, both the source transmitter and the destination receiver have multiple antennas, thus maximum efficiency of the speed। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट होंगे तो इसके साथ क्या होगा, जो स्रोत है
ट्रांसमीटर और गंतव्य जो रिसीवर एंड है, जहां पर सिग्नल छोड़ा जा रहा है और प्राप्त किया जा रहा है, दोनों के पास कई एंटीना होते हैं, जिससे नेटवर्क टूटेगा नहीं और कार्य क्षमता और गति को अधिकतम किया जा सकता है। मीमॉम इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इंटरफेस पोटेंशियल लीडिंग द नेसेसिटी ऑफ बीफॉर्मिंग। तो जो मीमॉम है, इंटरफेस की संभावनाओं को भी पेश करता है, जिससे बीफॉर्मिंग की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी में जो नए तरीके का विकास किया जा रहा है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो। चलिए, बीफॉर्मिंग क्या है? बीफॉर्मिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट फाइंड्स द मोस्ट एफिशिएंट डेटा डिलीवर रूट टू इंडिविजुअल डिवाइसेस। अब बीम फॉर्मिंग क्या कर दिया इन्होंने कि बीम फॉर्मिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी बता दी जो व्यक्तिगत उपकरणों के लिए यानी सबसे कुशल डेटा वितरण मार्ग का पता लगाएगा, यानी सबसे छोटा रास्ता पता लगाएगा कि सबसे छोटा रास्ता क्या है डेटा भेजने का, और उसी रास्ते के माध्यम से यह डेटा को भेजेगा। Traditionally, routers broadcast signals in all direction. With beamforming, the signal is projected in a specific direction. तो परंपरागत या पहले क्या होता था, जो राउटर सभी दिशाओं में सिग्नल्स को भेजते थे, ब्रॉडकास्ट करते थे। अब बी फॉर्मिंग के साथ क्या है, सिग्नल सिर्फ एक ही दिशा में जाएगा और वो सबसे छोटी दिशा होगी, और जो है विशिष्ट दिशा में प्रक्षेपित किया जाएगा और वहां उस तरफ प्रोजेक्ट किया जाएगा, जिससे जो कनेक्टिविटी है वो इसके स्ट्रॉन्ग रहे। Full duplex communication is a way to potentially double the speed of wireless communication. अब full duplex क्या, पूर्ण द्विपक्षीय संचार वायरलेस संचार की गति को दुगना करके एक तरीका है। By employing a 5G full duplex scheme on a single channel, only one channel is needed to transmit data to and from the base station rather than two. तो 5G क्या करता है, ये काम करता है द्विक्षीय योजना का उपयोग करके एक ही चैनल पर बेस स्टेशन से डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए केवल एक चैनल की आवश्यकता होती है बजाय दो के। तो ये सिंगल चैनल से डेटा भेजता है और उसी पे रिसीव कर लेता है। SDN क्या है? एंड नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। NVF क्या है? तो इसको और समझते हैं। आर कंसिडर्ड द फाउंडेशन फॉर हाउ 5G विल बी डिप्लॉयड। तो ये बताते हैं कैसे तैनात किया जाएगा 5G को, इसके आधार के रूप में माना जाता है। 5G will form the backbone of emerging technologies such as IoT, Internet on Things, and machine-to-machine communication, thereby supporting a much larger range of application services, including driverless vehicle, टेलसर्जरी एंड रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स। तो बिल्कुल सही बात है, जब डेटा की स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी तो कुछ चीज़ों को जो है रियल टाइम यानी जो वास्तविक समय है उसी समय पर हर चीज़ जो है की जाएगी। जैसे आपने देखा होगा अब ड्राइविंग लेस कार आ चुकी हैं, और जो बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेट पे की जा रही हैं, डेटा को एनालाइज किया जा रहा है, ये सब रियल टाइम पे हो रहा है। तो 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन से मशीन संरचना, जिसको मशीन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी रीढ़ बनेगा, इससे ड्राइवरलेस वाहन हो गया, टेली सर्जरी और वास्तविक समय डेटा विश्लेषण सहित अधिक सीमा का अनुप्रयोग और सेवाओं का समर्थन किया जाएगा। तो आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब जो काम है ये हाई स्पीड डेटा पे किया जा रहा है, और इसीलिए जो डेटा की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, इसीलिए जो है स्पीड जो है डेटा में बढ़ाया जा रहा है। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर इज अ काइंड ऑफ स्टैम्प विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डुप्लीकेट एंड फोर्ज। हाँ, तो ये आजकल देखा होगा डिजिटल सिग्नेचर हम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पे करते हैं। तो डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार का मोहर होता है जो नकली और जाली करना बहुत कठिन है। तो जो आप नॉर्मल मोहर मारते हैं उसकी नकली बना सकते हो, सिग्नेचर का जाली कर सकते हो, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर का जाली करना बहुत कठिन है। Just as a paper document is authenticated with handwritten signature, digital signature authenticates the identity of the owner of the document in the digital world. तो जैसे कि अब कागजी दस्तावेज पे आप हस्त सिग्नेचर करते हो या हस्तलिखित सिग्नेचर हो गया, या प्रमाणित किया जाता है कि ये कागज आपका है और आपने इसको साइन करके दिया है, उसी तरीके से जो डिजिटल हस्ताक्षर है डिजिटल दुनिया में दस्तावेजों के मालिक की पहचान को प्रमाणित करता है कि ये जो डिजिटल हस्ताक्षर है किसके द्वारा किए गए हैं, ये दस्तावेज किसका है, उसके बारे में जो है डिजिटल सिग्नेचर बताता है। It gives the assurance about the sender of the document and also the fact that the document has not been forged. तो ये दस्तावेज के प्रेषक के बारे में
आश्वासन देता है और यह भी तय तथ्य की दस्तावेज को जाली नहीं किया गया है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया था, रिक्वायर द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड डॉक्यूमेंट। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में जो आया था, को सभी इलेक्ट्रॉनिकल दाखिल किए गए दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता की सुनिश्चित करने के लिए जो डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड कैन बी परचेज फ्रॉम सर्टिफाइड एजेंसीज। तो डिजिटल सिग्नेचर आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? जो जो है एजेंसियां हैं, जो सर्टिफाइड एजेंसियां हैं जिनको गवर्नमेंट ने अथोराइज किया गया, वहां से खरीदा जा सकते हैं, जो प्रमाण प्राधिकरण नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त है, डीएससी के द्वारा। जो डिजिटल सिग्नेचर्स है, सर्टिफिकेट कानूनी रूप से एक न्यायालय में स्वीकृत है, तो यह कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर भी एडमिसिबल है। तो ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? कैन बी परचेज फ्रॉम सर्टिफाइड एजेंसीज अप्रूव्ड बाय कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो आप सर्टिफिकेट पर डिजिटल सिग्नेचर करते हो, ये कोर्ट ऑफ लॉ यानी न्यायालय में क्या है? स्वीकार्यत हैं। अब आता है बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक्स क्या होते हैं? द आइडिया बिहाइंड बायोमेट्रिक्स इज टू यूज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन टू आइडेंटिफाई हिम। तो बायोमेट्रिक्स के पीछे के जो विचार या व्यक्ति की विशेषताओं के उपयोग करके उनको पहचाने, जैसे उनके फिंगरप्रिंट हो गया, ठीक है, उनकी आईज हो गई, तो इस तरीके से फेस रिकॉग्निशन हो गया, ठीक। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हेयर मीन जैसे फेस, चेहरा, आइरिस, आपकी आंखों की आइरिस हर एक की अलग होती है, फिंगरप्रिंट, आपके हर एक के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, सिग्नेचर एक्सेट्रा। तो यहाँ विशेषताओं का तात्पर्य चेहरे, आइरिस, उंगलियों की छाप, हस्ताक्षर आदि जैसी विशेषताओं से है। Thus, biometrics is the measurement of statistical analysis of people's unique physical characteristics। तो इस प्रकार बायोमेट्रिक लोगों के आदित्यिक भौतिक विशेषताओं का मापन और असंख्य विश्लेषण है। The major utility of the technology is in identification of individuals for access to goods and services for the surveillance। तो इस प्रौद्योगिकी का प्रमुख उपयोग वस्त्रों और सेवाओं के लिए पहुंच के लिए व्यक्तियों की पहचान या निगरानी के लिए होता है। एज द पर्सन रिक्वायर्ड, जैसे फोन के अंदर बायोमेट्रिक्स होते हैं, तो आपके फिंगरप्रिंट के द्वारा इसको फोन को कोई और नहीं खोल सकता। तो पहचान के लिए शारीरिक रूप से मौजूद होने की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह धोखाधड़ी के अवसरों को रोका जा सकता है। तो बायोमेट्रिक्स के लिए इंसान का होना जरूरी है। अगर बायोमेट्रिक्स नहीं होंगे तो मान लो जैसे फोन है, इसको खोलने के लिए किसी का होना जरूरी है जिसमें ये मोबाइल फोन के बायोमेट्रिक्स होंगे, ठीक। तो ये बायोमेट्रिक्स यहाँ पर हमें इस तरीके से मदद करता है। A biometric system can be either आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और वेरिफिकेशन यानी ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो बायोमेट्रिक सिस्टम या तो पहचान सिस्टम हो सकता है या सत्यापन ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो सकता है। Identification one to many, biometrics can be used to determine a person identity even without his knowledge or consent. For example, scanning the crowd with a camera and using face recognition technology to determine matches against a known database। तो पहचान एक से अनेक में कैसे करता है? बायोमेट्रिक का उपयोग व्यक्ति की पहचान का निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है, यहाँ तक कि उसकी जानकारी या सहमति के बिना भी। जैसे आपने देखा होगा, यह सिक्योरिटी या सर्विलेंस में काम आता है। मान लो कोई चोर है या किसी जो व्यक्ति है जिसके ऊपर संदेह है, तो रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टॉप हो गए, तो उसके चेहरा को स्कैन कर लिया जाता है। ये जो आपके सीसीटीवी कैमरे होते हैं, तो कैमरे में भीड़ के स्कैन करने पर चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का एक ज्ञात डेटाबेस के खिलाफ मिलान निर्धारित करना। वेरिफिकेशन वन टू वन, biometrics can also be used to verify a person identity. For example, one grant physical access to secure area in building by using finger scans or grant access to bank account by using retinal scan। तो क्या कहा जाता है कि उदाहरण के लिए किसी को बिल्डिंग में सुरक्षित क्षेत्र में जाना हो, भौतिक पहचान प्रदान कर सकते हैं उंगली की स्कैन करके या नेत्र अभिलेख जो आपकी आइरिस है उनका स्कैन करके का उपयोग करके बैंक खाते में आप जा सकते हो, पैसा जो है निकाल सकते हो। Some major application of biometric technologies are fingerprint
वॉइस, फेशियल रिकॉग्निशन फॉर स्मार्टफोन सिक्योरिटी। तो जो आपके स्मार्टफोन है उनकी सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट हो गया, आवाज़ हो गया, चेहरा हो गया, ये सब बायोमेट्रिक्स के द्वारा उपयोग किया जाता है। नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड विच इज़ यूजली अ बायोमेट्रिक बेस्ड डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड। तो आधार कार्ड में क्या है, आपकी आंखों का स्कैन होता है, आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, तो ये आधारित दस्तावेज होते हैं जिसमें अद्वितीय संख्या में होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत के नाम, पता आदि मान लो सेम हो सकता है, लेकिन उसकी बायोमेट्रिक जो प्रोफाइल है वो डिफरेंट होगी। वर्कफोर्स मैनेजमेंट में सच एज टाइम एंड अटेंडेंस, तो आप अंगूठा लगा के अटेंडेंस भी लगाते हो, आपने देखा होगा। प्रोवाइडिंग वेलफेयर सर्विसेज विद आधार एनेबल्ड, तो आधार से बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया गया ताकि आप अपने बायोमेट्रिक्स के द्वारा बैंक को इस्तेमाल कर सकते हो। तो मान लो आपका बैंक अकाउंट है और आपके पास नहीं है, तो आप अपने बायोमेट्रिक से बैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बेटर डिलीवरी टू दीज सर्विसेज लेट टू रिड्यूस इंसिडेंसेस फॉर करप्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ घोस्ट बेनिफिशियरीज, तो भ्रष्टाचार और ऐसी घटनाओं को खत्म करने के लिए बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी चैप्टर खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगली क्लास में हम कुछ नए चैप्टर्स के साथ आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद।